चलिए यहाँ पर जो मुझे पहला क्वेश्चन दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि अरुणा हैज ओनली 1 rupees and 2 rupees coins with her. If the total number of coins that she has is 50 and the amount of money with her is rupees 75, then find the number of 1 rupees coins and 2 rupees coins. चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। एक कोई कन्या है हमारे पास जिसका नाम है अरुणा, जिसके पास 1 रुपए के कॉइन है और 2 रुपए के कॉइन है। साथ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये बोला गया है कि इन सिक्कों की संख्या यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है 50 एंड टोटल नंबर ऑफ रुपीज और पैसों की संख्या कितनी है 75। तब इस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन्स एंड 2 rupees कॉइन्स। टू फाइंड नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन्स एंड नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन्स, है ना। तो सबसे पहली परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में हम इसको मान ले रहे हैं कि लेट नंबर ऑफ 1 rupees कॉइन्स बी x एंड नंबर ऑफ 2 rupees कॉइन्स बी y। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन x और y टोटल कितना है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, है ना। और रुपयों की संख्या यानी कि 1 रुपए वाले x और 2 रुपए वाले y, ऐसे मिलाकर टोटल कितना है हमारे पास 75। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1 और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। अब ऐसी परिस्थिति में हमें क्या कैलकुलेट करना था, x और y को कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से हम लगाते हैं इसमें एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए हम इक्वेशन सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 1 को। तो जैसे हम सब्ट्रैक्ट करें तो इसमें से ये कैंसिल हो जाएगा, 2y में से y जाएगा y और 75 में से 50 जाएगा, हमारे पास बचेगा 25। इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम इक्वेशन 1 में, तो हमें यहाँ से क्या मिलने वाला है, x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 50। तो x इज इक्वल्स टू 50 माइनस 25 यानी कि ये भी कितना आ जाएगा 25। दैट मीन्स इसका मतलब है नंबर ऑफ 1 rupees coins be 25 and 2 rupees coins also be 25. Here is the answer. चलिए अगले क्वेश्चन में जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं वो कुछ हमारे पास इस तरीके से है। 41x प्लस 53y इज इक्वल्स टू 135 एंड 53x प्लस 41 इज इक्वल्स टू 147। तो जब कभी भी इस तरीके की इक्वेशंस आए तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या करना है ज़रा बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैंने इन्हें नाम दे दिया कि ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है मेरे पास। तो ऐसी परिस्थिति में मैं सबसे पहला काम क्या करने वाला हूँ, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यदि अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो मुझे यहाँ से मिलने वाला है 94x प्लस 94y इज इक्वल्स टू 7 5 12 कैरी 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 280। तो यदि अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 94 से डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पर मिलने वाला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। इसको नाम दे दीजिएगा इक्वेशन थर्ड। इसी तरीके से एक बार आप क्या कीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट करने पर यानी कि यदि अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तब मुझे क्या मिलने वाला है 53 माइनस 41 दैट इज 12x और 41 माइनस 53 यानी कि माइनस 12y और 147 माइनस 135 यानी कि 12, है ना। तो इस पूरी इक्वेशन को भी यदि अगर मैं 12 से डिवाइड कर दूं थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 4। अब यदि अगर मैं इन इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड 4, तीसरी और चौथी इक्वेशन को सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलने वाला है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू
1 इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूँ तो ये कैंसिल, यहाँ पर 2x इज इक्वल्स टू 4, तो x बराबर कितना आने वाला है 2। इसी तरीके से x की वैल्यू 2 उठाकर इक्वेशन 3 में मैं रख दूँ तो 2 + y इज इक्वल्स टू 3, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसमें ये बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आप सबसे पहला काम जो मुझे सुविधाजनक लगता है वो ये है कि आप यहाँ पर इनको भी इस साइड लाकर ही लिख लीजिए। ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसे। देन यहाँ पर ax माइनस बी वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसे नाम दे दीजिए इक्वेशन 1 और ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अगली स्टेप में यहाँ पर हमें वेरिएबल कंसीडर करना है x और अब हम इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनके कोफिशिएंट्स का। जब हम x ले रहे हैं तो इसे हमें हाइड करना है और देखना है इन चार वैल्यूज को, इसका मल्टीप्लिकेशन इससे, देन इसका मल्टीप्लिकेशन इससे। और यहाँ पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं करना है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर यदि अगर इसका कोफिशिएंट 1 है और 1 का मल्टीप्लाई मैं इससे करूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर माइनस साइन ही आएगा, आप हमेशा ध्यान रखें यहाँ पर माइनस साइन लेना है। देन माइनस बी का मल्टीप्लाई इससे अगर मैं करूँ तो माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस, यानी कि यहाँ पर अल्टीमेटली माइनस ही बचेगा, b इंटू ए प्लस बी। ठीक है। देन यहाँ पर हमें कंसीडर करना है y और जब हम y लेंगे तो हमें y को हाइड करना है और इन चार को कंसीडर करना है, यानी कि a माइनस ए प्लस बी का मल्टीप्लाई किससे होगा a से, माइनस ए इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर माइनस साइन ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। देन हम यहाँ पर लेंगे 1 और जब हम 1 लेंगे तब हमें क्या मिलने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे यानी कि माइनस बी, यहाँ पर माइनस साइन, और इसका मल्टीप्लाई इससे यानी कि माइनस ए। चलिए ठीक, अब हमारा काम आसान हो गया है। देखते हैं अगली स्टेप में क्या मिलने वाला है हमें, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ पर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। और यहाँ से भी यदि अगर मैं माइनस कंसीडर कर लूँ तो यहाँ बचने वाला है ए प्लस बी। चलिए बढ़िया, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। ये प्लस बी स्क्वायर, सॉरी, तो ये बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर बचा हमारे पास, मैंने यहाँ से माइनस ए कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, यहाँ से भी हमारे पास इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल और इसमें से अगर मैंने माइनस बी कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास ए प्लस बी और ये 1 और यहाँ पर तो ऑलरेडी हमारे पास क्या था a प्लस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है, एक बार आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, है ना। तो क्या मिलने वाला है हमें x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी। इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इधर जाएगा तो x बराबर कितना बचने वाला है हमारे पास a। एक बार आप इसको कंपेयर कर लें इससे, तब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा हमारे पास y अपॉन माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस ए प्लस बी। इससे ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास b। तो हियर इज द आंसर, x इज इक्वल्स टू a एंड y इज इक्वल्स टू b। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस दे दी गई हैं हमें और उनके लिए बोला गया है कि आप फाइंड कीजिए कि k की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम की जो सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन दे दी गई है kx माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मैं इनको के जनरल फॉर्म में लिख ले रहा हूँ 6x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। And we know that very well. The condition of no solution is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is not equals to c1 upon c2। तो यहाँ पर a1 की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास k, a2 की वैल्यू है 6, b1 की वैल्यू है -5 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 यानी कि -2 अपॉन -7। तो हम इसी को कंसीडर कर लेते हैं यहाँ से। तो क्या मिलने वाला है मुझे k अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 2। इससे इसे कैंसिल करूँ तो 3, तो k की वैल्यू अल्टीमेटली मुझे क्या मिलने वाली है -15। दैट इज द आंसर। ये बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जहाँ पर हमें दिया गया है एक और नया क्वेश्चन, that is x plus y is equals to 27xy and x plus 2y is equals to 21xy। अब इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, इसको भी ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला काम तो मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन 1 और इसे नाम दे देता हूँ इक्वेशन 2। अब ऐसी परिस्थिति में आप सबसे पहले इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ही एक्स वाई से दोनों तरफ डिवाइड करें। तो क्या मिलने वाला है x अपॉन एक्स वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 27xy अपॉन एक्स वाई। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर हमें जनरल फॉर्म में लाने के लिए जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए जो भी इसके साथ था मैंने उठाकर पूरे से उसको डिवाइड कर दिया। सिमिलरली इन इक्वेशन 2 x अपॉन एक्स वाई प्लस 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 21xy अपॉन एक्स वाई। अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है मुझे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y से y कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलने वाला है देखते हैं 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 27 और यहाँ पर 1 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 21। अब जो काम यहाँ से होने वाला है इसको ज़रा बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो लेट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू मैंने क्या कर लिया सपोज u एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू मैंने सपोज कर लिया v। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या मिलने वाला है u प्लस v इज इक्वल्स टू 27 और जो दूसरी इक्वेशन है वहाँ पर 2u प्लस v इज इक्वल्स टू 21। अब आप इन्हें नाम दे दीजिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। अब यदि अगर मैं इन इक्वेशन को सॉल्व कर लूँ और ऐसा करने पर यदि अगर मैं 4th में से 3rd को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो 2u में से u जाएगा, कितना बचेगा u, v से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास बचने वाला है 21 माइनस 27, 21 माइनस 27 माइनस 6 है ना। और हमें क्वेश्चन जो दिया गया था वो एक्स वाई के फॉर्म में था और एक्स वाई को हमने क्या कंसीडर किया था, u बराबर क्या था 1 अपॉन एक्स। तो जो x की वैल्यू मिलने वाली है वो कितनी है 1 अपॉन 6। हियर इज द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, इसी तरीके से u की वैल्यू उठाकर मैं कहाँ पर रखने वाला हूँ इक्वेशन 3rd में, यानी कि -6 प्लस p इज इक्वल्स टू 27। तो v बराबर 27 प्लस 6 यानी कि ये कितना मिलने वाला है 33 एंड v इज इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 33। तो y की वैल्यू कितनी होने वाली है 1 अपॉन 33। हियर इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर हमसे ये बोला गया है कि एक कोई काम है जिसको 4 मैन और 6 बॉयज मिलकर 5 दिन में कंप्लीट करते हैं, भाई 3 मैन एंड 4 बॉयज मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 7 डेज में। तो क्वेश्चन का टास्क ये था कि आप ये निकालिए
कि यदि अगर वो उस काम को इंडिविजुअली मैन और बॉय करें तो वो उसको अलग अलग कितने दिन में कंप्लीट कर पाएंगे। दैट मीन्स मैन अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा और बॉय अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला टास्क मैं क्या करने वाला हूँ, लेट द वर्क कंप्लीट बाय वन मैन alone in X days and by boy in Y days। हमने ये मान लिया कि उस काम को जो मैन है वो X डे में कंप्लीट करता है और जो बॉय है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, Y डेज में। तो ऐसी परिस्थिति में उनका एक दिन का काम कितना होगा, तो जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। वर्क कंप्लीट बाय वन मैन इन वन डे इज इक्वल्स टू 1/x एंड द सेम वर्क कंप्लीट बाय वन बॉय इन वन डे। ये कितना काम करेगा, 1/y। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या बोला गया कि यदि अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं, है ना, दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है, 5 दिन में। और कितने कितने, यदि अगर 4 मैन है तो 4 मैन का एक दिन का काम 4 × 1/x और 6 बॉय का एक दिन का काम 6 × 1/y और काम एक दिन में कितना होगा हमारे पास 1/5। इसको भी यदि अगर हम सॉल्व कर ले तो 4/x प्लस 6/y इज इक्वल्स टू 1/5। आप चाहें तो इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन 1। इसी तरीके से इन द सेम वे हम इस इक्वेशन को भी बना लें तो यहाँ पर कितना बचने वाला है, 3/x प्लस 4/y इज इक्वल्स टू 1/7। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। ये तो आ गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब यदि अगर हम इसको जनरल फॉर्म में रिड्यूस करें तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, लेट 1/x इज इक्वल्स टू u एंड 1/y इज इक्वल्स टू v। इसको मैंने सपोज कर लिया कि 1/x बराबर क्या है, u एंड 1/y बराबर है मेरे पास v। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो इक्वेशन मिलेगी वो हो जाएगी 4u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1/5 और यहाँ पर क्या मिलने वाला है मुझे, 3u प्लस 4v इज इक्वल्स टू 1/7। आप चाहें तो इन्हें नाम दे दीजिएगा इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4। इनको यदि अगर सॉल्व करें, हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई करते हैं 3 का और इक्वेशन 4 में मल्टीप्लाई करते हैं 4 का, तो ऐसा करने पर यहाँ हमें मिलेगा 12u प्लस 18v इज इक्वल्स टू 3/5 और इसमें 4 का मल्टीप्लाई करने पर 12u प्लस 16v इज इक्वल्स टू 4/7। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये सारे साइन अपोजिट होने वाले हैं, ये कैंसिल, 18v माइनस 16v यानी कि 2v और यहाँ पर बचने वाला है मेरे पास 3/5 माइनस 4/7। तो 2v इज इक्वल्स टू एलसीएम मिलेगा मुझे 35 और यहाँ पर 21 माइनस 20 यानी कि 1/35। तो अल्टीमेटली v की जो वैल्यू मिलने वाली है मुझे वो आ जाएगी 1/70 और v बराबर हम क्या मानकर चले थे, 1/y यानी कि y जो है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 70 डेज में। चलिए इसी तरीके से इस y की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ कहाँ पर, इक्वेशन 3 में। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिलने वाला है, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। यदि अगर मैं इसे रफ करूँ यहाँ पर तो मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ इक्वेशन 3 में, तो 4u प्लस 6 इंटू 1/70 इज इक्वल्स टू 1/5। तो 4u की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 1/5 माइनस 6/70। एलसीएम मिलने वाला है मुझे 70। इसका इसमें यदि अगर मैं डिवाइड करूँ तो आने वाला है मेरे पास 14, है ना, 14 5 से 70 माइनस 6, तो ये बचेगा मेरे पास 40 माइनस 6 8/70। इस 4 से भी यदि अगर मैं इसे कैंसिल कर लूँ तो यहाँ पर बचेगा 2 और 2 से भी इसे मैं कैंसिल कर लूँ तो यहाँ बचने वाला है मेरे पास 30। तो u की जो वैल्यू आ गई मेरे पास 1/35 यानी कि u बराबर में क्या मानकर चला था, x।
तो x की वैल्यू कितनी होने वाली है 35 डेज, यानी कि मैन जो है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 35 डेज में, और बॉय जो है वो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 70 डेज में। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्या बोला गया है हमसे कि हमें दो इक्वेशंस दे दी गई है, लीनियर इक्वेशंस। तब उस कंडीशन में हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए हमें कंडीशंस दी गई है y = mx + 3। तो सबसे पहली चीजें जो गिवन इक्वेशंस हैं हमारे पास, वो क्या है 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24। यदि अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दूं, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा दूं मैं, तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये कैंसिल 4y + 3y 7y, 24 + 11 35y = कितना मिलने वाला है मुझे 5। इस y की वैल्यू को उठाकर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। तो ऐसा करने पर मुझे क्या मिलने वाला है 2x + 3 × 5 = 11, यानी कि 2x = 11 - 15। दैट मीन्स 2x बराबर 11 - 15 क्या आने वाला है -4। तो x बराबर कितना आ गया मेरे पास -2। अब मुझे एक और कंडीशन दी गई थी, दैट इज y = mx + 3। y की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5, m मुझे नहीं मालूम है, कैलकुलेट करना है 2 + 3। इसको मैं इधर लेकर आ जाऊँ तो 5 - 3 - 2m, तो ये हो जाएगा 2 = -2m, तो m कितना आ जाएगा -1। Here is the value of m and it is the answer। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 and the one number is 3 times the other, find that। तब उस कंडीशन में हमें नंबर्स को फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला ऐसी कंडीशन में जब हमसे ये बोला गया कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26, तो हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, लेट द टू नंबर्स बी x एंड y, और यहाँ पर सपोज ये भी कर लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। तो ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन में ये बोला गया है कि उन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 26, एंड हियर इज द इक्वेशन 1, ठीक है। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि पहला नंबर जो है वो 3 टाइम्स है किसका, दूसरे नंबर का। तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, x = 3y, यानी कि x - 3y = 0, इट इज द इक्वेशन सेकेंड। यदि अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें, x - y = 26 और x - 3y = 0, तो इनको यदि सॉल्व करें तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, 3y में से y जाएगा, कितना बचेगा 2y, और यहाँ पर बचने वाला है 26। तो y की वैल्यू कितनी आने वाली है 30। इस y की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो x - 13 = 26, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी है 26 + 13, तो x बराबर 39। सो आंसर क्या होने वाला है, x = 39 एंड y = 13। Here is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया कि एक कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, इफ देयर इज अ फ्रैक्शन, इफ वी ऐड 2 in both numerator and denominator then it becomes 9/11, and if we add 2 or if we add 3 to both numerator and denominator it becomes 5/6, then in such a condition we have to find the fraction, what is the real fraction।
तो हम यहाँ से सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, जहाँ पर ये क्या है न्यूमरेटर और ये क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर। अब कंडीशन क्या अप्लाई की गई यहाँ पर, यदि अगर हम दोनों में x प्लस 2 और y प्लस 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर दें, 2 ऐड कर दें, तो ये जो फ्रैक्शन है ये कितना होने वाला है हमारे पास 9/11। इसको यदि अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर मिलने वाला है 11x प्लस 22 और यहाँ पर 9y प्लस 18, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यानी कि 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। ये इक्वेशन 1। बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ। अब उन्होंने ये बोला कि यदि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, x प्लस 3 y प्लस 3 दोनों में 3 ऐड कर दिया जाए, तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, जो फ्रैक्शन है वो कितना हो जाएगा 5/6। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम, तो 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15। बढ़ते हैं आगे, तो 6x माइनस 5y और यहाँ पर होने वाला है 15 माइनस 18, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 5y 15 माइनस 18 माइनस 3। इसे नाम दे दीजिएगा इक्वेशन सेकेंड। इन परिस्थितियों में यदि अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लें तब क्या मिलने वाला है, चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो पहली इक्वेशन जो दी गई है हमें 11x माइनस 9y, इसको इस बार हम दूसरी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 को मैंने लिया है और दूसरी इक्वेशन ले ली मैंने 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इस बार हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता था, यहाँ पर यदि अगर मैं x ले लूँ तो मुझे इसका मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा, यानी कि -27। देन यहाँ पर -5 4 20, ये माइनस का आएगा यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस। देन यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा y, और जब हम y लें तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये हो जाएगा 24 माइनस 11 3 33, और यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा 1, देन इसका मल्टीप्लाई इससे, तो ये -5 55 और इसका मल्टीप्लाई इससे करने पर 54 प्लस का, क्योंकि ये माइनस का तो वो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। x अपॉन -7 y अपॉन -9, ठीक है, और यहाँ पर बचने वाला है यहाँ पर -1। तो अल्टीमेटली जब हम इनको कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है 7 और y की वैल्यू क्या मिलने वाली है 9। तो जो फ्रैक्शन आएगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास 7/9। Here is the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है, तो जरा बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। इस क्वेश्चन में ये बोला गया 5 years ago, यानी कि 5 साल पहले, नूरी was 3 times as old as सोनू, एंड 10 years later, यानी कि 10 साल बाद, Noori was twice as old as Sonu. In such a condition, we have to find the present ages of Noori and Sonu. ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कर लिया, let the present age of Noori be x and सोनू भी y, है ना। प्रेजेंट एज हमने नूरी की क्या मान ली x और सोनू की एज को क्या मान लिया y मान लिया, ठीक है। अब उन्होंने कंडीशन अप्लाई करी यहाँ पर 5 साल पहले। तो 5 साल पहले की बात करूँ तो दोनों की प्रेजेंट एजेस में से 5-5 साल कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम 5 साल पहले की बात करें तो दोनों की एज में से 5-5 साल कम करना पड़ेगा। बट इन सच अ कंडीशन नूरी वॉज 3 times एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि यदि अगर मुझे नूरी को सोनू के बराबर बनाना है तो इसमें मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
दैट मीन्स x माइनस 5, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो यहाँ पर मिलने वाला है मुझे 15, इसको भी ट्रांसपोज करूँ तो x माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5 यानी कि माइनस का 10, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 1, यहाँ मिल गई मुझे मेरी इक्वेशन 1। अब दूसरी कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं, 10 साल बाद यानी कि 10 इयर्स लेटर, तो 10 साल बाद दोनों की एज में 10-10 साल बढ़ जाएंगे, और इन सच अ कंडीशन नूरी वॉज ट्वाइस यानी कि डबल थी वो, तो इसको बराबर में लाने के लिए मैंने यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई कर दिया 2 का, तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, इसको भी यदि इधर लेकर आ जाऊंगा तो x माइनस 2y 20 माइनस 10, तो जो मुझे दूसरी इक्वेशन मिलने वाली है वो कितनी है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10 और x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगे, माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल, 2y माइनस 3y माइनस y माइनस 10 माइनस 20, तो y बराबर आ गया मेरे पास 20 इयर्स, तो ये किसकी एज थी, सोनू की एज थी, है ना। ठीक, इसी तरीके से y की वैल्यू को उठाकर मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं, सपोज इक्वेशन 1 में, तो x माइनस 3 इंटू 20 बराबर कितना है माइनस 10, तो x माइनस 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो x बराबर माइनस 10 प्लस 60, तो x बराबर आ जाएगा मेरे पास 50 इयर्स, और ये किसकी एज थी, नूरीज एज, ठीक है। हियर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ज्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा नए पैटर्न का है, तो उसको भी जरा बहुत ध्यान से समझिएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया, द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर इज 9 एंड द 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। In such a condition we have to find a particular number। चलिए अभी अगर मेरी बात नहीं समझ में आई हो तो इसको जरा इस तरीके से समझिएगा, है ना। उन्होंने ये हमसे बोला कि हमारे पास एक कोई 2 डिजिट का नंबर है, तो मैंने सबसे पहला काम तो ये कर लिया, लेट द 2 डिजिट नंबर बी एक्स वाई, है ना। वो जो 2 डिजिट का नंबर था वो क्या था, एक्स वाई था। तो ऑब्वियसली इसमें देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि एक्स जो है वो क्या है हमारे पास, टेंस प्लेस का नंबर है, ठीक है, टेंस प्लेस का नंबर है, और वाई जो है वो क्या है हमारे पास, यूनिट प्लेस का नंबर है, ठीक है। तो इनसे मिलकर बनने वाला जो ओरिजिनल नंबर होगा वो क्या होगा, ओरिजिनल नंबर जो है वो होगा हमारे पास 10x प्लस वाई। अभी भी अगर मेरी बात नहीं समझ में आई हो तो आप इसको इस तरीके से देखें कि यदि अगर कोई एक नंबर है हमारे पास 47, तो ये बनता कैसे है, ये टेंस प्लेस में हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का, और प्लस करते हैं यूनिट प्लेस को, तब कहीं जाकर ये बनता है 40 प्लस 7 यानी कि 47। तो ये केवल समझाने के लिए था, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या बना हमारे पास, 10x प्लस वाई। अब यहाँ पर कंडीशन अप्लाई की गई, कंडीशन क्या थी कि उन दोनों नंबर्स का जो आपस में सम है वो कितना है 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9, हियर इज द इक्वेशन 1, है ना। यहाँ से हमें क्या मिली, इक्वेशन 1। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई करी कि 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, है ना, ये जो नंबर है ये क्या है 10x प्लस वाई इज इक्विवेलेंट टू ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, है ना। रिवर्सिंग का मतलब क्या है कि अब ये जो टेंस प्लेस वाला नंबर है ये यूनिट प्लेस पर जाएगा, और यूनिट प्लेस वाला जो नंबर है वो टेंस प्लेस पर, यानी कि नंबर क्या बनेगा 10y प्लस x। चलिए जी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। इसको मैं इधर लेकर आऊँ तो क्या मिलने वाला है मुझे, 90x माइनस 2x 88x, 9y माइनस 20y यानी कि माइनस
11y इज इक्वल्स टू 0। इस पूरे को 11 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए, तो 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। हियर इज इक्वेशन 2। इन दोनों ही इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू है 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर ले हम, तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 9। तो x बराबर कितना बचने वाला है 1। इसको उठाकर हम कहाँ पर रख लें इक्वेशन 1 में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 9। तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आने वाली है 8। तो जो नंबर बनने वाला है वो कितना होने वाला है हमारे पास, दैट इज 18। हियर इज द आंसर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यदि अगर मैं बिल्कुल साधारण सी भाषा में आप लोगों से कहूँ तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में इस यूनिट से कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बोला गया कि टू कार स्टार्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पॉइंट्स, दैट इज ए एंड बी, एंड इन फर्स्ट कंडीशन इफ दे मीट इन द सेम डायरेक्शन, if they travel in same direction they meet in 5 hours, है ना। if they travel towards each other they meet in 5 hours. in such a condition we have to find the speeds of the two cars. चलिए, अभी भी अगर मेरी बात नहीं समझ में आई हो तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूँ। तो सबसे पहली चीज ये वर्ड प्रॉब्लम में हमारे पास जो काम होता है क्वेश्चंस को सही तरीके से समझना। ठीक है, हमसे क्या बोला गया कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, यहाँ से हमारे पास 2 कार्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एक कार है और यहाँ पर भी एक कार। अब उन्होंने क्या बोला कि यदि अगर ये दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इनकी स्पीड डिफरेंट होगी तो ये आगे जाकर किसी एक पॉइंट सी पर जाकर मिल जाएंगी, है ना। यानी कि इसने चली यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस और इसने चली यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ऐसी कंडीशन में ये यहाँ जाकर मीट कर जाएंगे। और when they travel towards each other, यानी कि इसने यहाँ चलना शुरू करा, इसने यहाँ चलना शुरू करा और इसने यहाँ चलना शुरू करा, तब ये जाकर कितनी देर में मिल जाते थे 1 घंटे में, और यहाँ पर कितनी देर में मिलते थे सी पॉइंट पर 5 घंटे में। तब ऐसी कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना था, इन दोनों कार्स की इंडिविजुअल स्पीड को फाइंड करना था। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहला काम मैंने क्या कर लिया, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर, एंड वी नो दैट वेरी वेल स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलिए ठीक, इतनी चीजें अगर हमें पता है तो हम यहाँ से अगला काम बढ़ते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, और साथ ही साथ एक चीज और मैं बताना भूल गया इस क्वेश्चन में, ए और बी का जो डिस्टेंस है ये क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ये है 100 किलोमीटर। ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट, एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू होने वाला है स्पीड इनटू टाइम। ठीक, चलिए इतनी चीजें अगर क्लियर है तो अब क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। चलिए पहली कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, कार ए ने 5 घंटे तक चला सी तक पहुंचने के लिए, और कार बी ने 5 घंटे तक चला पॉइंट सी तक पहुंचने के लिए, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में जा रहे थे ना। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार ए इन 5 आवर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 5 इंटू एक्स, स्पीड एक्स है और टाइम कितना है 5। ठीक, सेम वे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार बी इन 5 आवर, ये कितना आ जाएगा 5 आवर। अब यहाँ से जो समझने वाली चीज़ है उसको बहुत ध्यान से समझना
इस A ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया 5x, इस B ने यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया 5y। यदि अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर दूं तो ये वाला डिस्टेंस बचने वाला है, दैट इज 100। चलिए ठीक, अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो काम हो जाएगा हमारा। यानी कि 5x माइनस 5y बराबर कितना है हमारे पास 100। इसको यदि सॉल्व कर लूँ 5 से डिवाइड कर दूँ तो x माइनस वाई बराबर 20, या आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, पहला काम कंप्लीट हुआ। दूसरी कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब ये दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया टुवर्ड्स ईच अदर, तो इसने भी 1 घंटे चला और इसने भी 1 घंटे चला, दोनों ने मिलकर टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली, ये वाली, यानी कि x प्लस वाई, दोनों ने 1 घंटे चला ना, तो 1x इंटू 1y इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो गई 100। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 120। तो x बराबर कितना आने वाला है 60 किलोमीटर पर आवर। इस x की वैल्यू को उठाकर हम रख लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो y की वैल्यू आने वाली है हमारे पास 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि कार A की जो स्पीड थी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की जो स्पीड थी वो थी 40 किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। इसमें ये बोला गया ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो सबसे पहला टास्क हमारा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर एक कोई कन्या है हमारे पास जिसका नाम है ऋतु। वो डाउन स्ट्रीम जाती है हमारे पास 20 किलोमीटर, वो भी 2 आवर्स में, ठीक है। और अप स्ट्रीम ओनली 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में अब सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या है। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है करंट, यानी कि धारा की दिशा में बहना। आप इसको ठीक इसी तरीके से समझ लें कि जैसे जब कभी भी गाड़ी हमारी ढलान में चलती है या फिर जो उतार होता है उसमें चलती है तो वो थोड़ी सी स्पीड में चलती है, और इसी तरीके से जब यदि अगर धारा की विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम है ना, यानी कि चढ़ाई की तरफ चढ़ती है तो उसकी स्पीड क्या होती है, कम होती है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें एक चीज़ बिल्कुल माइंड में रखना है कि यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके की स्पीड होती है। एक तो ऑब्जेक्ट की, जैसे अगर मैं एक बोट की बात कर लूँ तो यदि अगर बोट नाव नदी में चल रही है तो धारा की दिशा में चलेगी तो एक स्पीड बोट की होगी और दूसरी स्पीड करंट की यानी कि धारा की दिशा होगी हमारे पास। तो ऐसी परिस्थिति में डाउन स्ट्रीम के केस में दोनों ही स्पीडें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। और अप स्ट्रीम के केस में जो स्पीड होती है, जैसे सपोज मान लो बोट की स्पीड में से करंट की स्पीड सबट्रैक्ट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं अब अगर इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, यहाँ पर हमसे ये बोला गया था कि ऋतु जो है वो डाउन स्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और अप स्ट्रीम जाती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स में। तब ऐसी सिचुएशन में हमें दोनों की इंडिविजुअल स्पीड निकाल कर बतानी है, ऋतु की भी और करंट की भी, ठीक है। तो हम यहाँ से सपोज कर लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर, ठीक है। रुके हुए पानी में ऋतु की जो स्पीड थी वो क्या थी, x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ करंट, अब करंट की स्पीड जो थी वो कितनी थी, y किलोमीटर पर आवर। अब जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, हम ये जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पर जो कंडीशंस दी गई हैं उनको अप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहली कंडीशन में डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास 20 और स्पीड क्या थी, डाउन स्ट्रीम था, तो दोनों स्पीडें क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और समय कितना लग रहा था, 2 घंटे। इसको यदि अगर हम सॉल्व कर लें तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, इससे इसे कैंसिल करें तो यहाँ पर 10, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x प्लस वाई बराबर 10, ये आ गई इक्वेशन 1। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरी कंडीशन की तरफ। अगली कंडीशन थी अप स्ट्रीम की, जहाँ पर वो केवल चल रहा था 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम के केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड में से करंट की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है और टाइम कितना लग रहा था अभी भी 2 घंटे। इससे भी इसे कैंसिल कर लो तो यहाँ पर 2, तो अगली इक्वेशन जो मुझे मिलने वाली है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, दैट इज इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और ऋतु और करंट की स्पीड को निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास पहली इक्वेशन में दी गई है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये कैंसिल, x प्लस एक्स 2x इज इक्वल्स टू 12, तो x बराबर कितना आने वाला है हमारे पास 6, यानी कि 6 अब किसकी स्पीड को मानकर चले थे, ऋतु की स्पीड को। ऋतु की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। इस x की वैल्यू को उठाकर मैं इक्वेशन 1 में रख दे रहा हूँ, यानी कि 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, तो y इज इक्वल्स टू कितना आने वाला है 4 किलोमीटर पर आवर, यानी कि करंट की स्पीड जो है वो कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर। देयर इज द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।